लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। 13 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे एक ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग सेल में फेंक दिया था। उसे एक केज में बंद करके अंडरग्राउंड डेथ मैच अरीना में ह्यूमन सेक्रीफाइस बना दिया गया। वहां उसे जानवरों की तरह लड़ना पड़ा। जिंदा रहने के लिए उसे अपने ही जैसे लोगों और सैवेज बीस्ट्स को मारना पड़ता था। जाने से पहले उसके पिता उसके सामने घुटनों पर बैठे। उन्होंने बड़े प्यार से उसका चेहरा सहलाया और धीमी आवाज में कहा, लिली, तुम्हारी बहन भी यहीं मरी थी। वो इतनी लकी नहीं थी कि बचकर एस्ट्रा फैमिली की लग्जरी में लौट पाती। फैमिली हिस्ट्री में उसका कोई नाम नहीं है, मेमोरियल प्लैक तक नहीं। अगर तुम मर गई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। अस्टर्स को बेकार बेटियों की कोई जरूरत नहीं। बाद में सिर्फ एक सिकल लेकर लिलिथ ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दी और अपने 18वें बर्थडे की रात वो एस्टर फैमिली मैंशन वापस लौटी। उस रात क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। बस इतना पता था कि हेयर अपरेंट अब व्हील चेयर पर कन्फाइंड था। पेट्रियार्क को भयानक स्ट्रोक पड़ा था और मेट्रियार्क को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया था। सिर्फ सबसे छोटा भाई लियो ही बाहर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए दुनिया की नजर में वही उस मैसेकर से बच पाया। उस दिन के बाद पूरे न्यूयॉर्क में ये रूमर फैल गया कि एस्टर फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर एक ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर है। 18 साल की उम्र में ही लिलिथ ने खुद एस्टर कॉर्पोरेशन संभाल लिया। कोई उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था। उसके हाथ सचमुच खून से रंगे हुए थे। बेसमेंट में सफेद फ्लोरेसेंट लाइट्स के नीचे एक महिला व्हाइट लैब कोट पहने स्कैल्पल से खेल रही थी। स्किनिंग, डिबोनिंग। उसने धीरे से कहा, अगर मैं इसे नया डॉल बना दूं तो क्या तुम्हें लगता है जैक्स को पसंद नहीं आएगा? उसके डार्क रेड बाल बंधे हुए थे। उसकी साफ आंखों में खून का रिफ्लेक्शन चमक रहा था। उसने बड़ी सफाई से निकाली गई स्किन का टुकड़ा उठाया और उसे ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई परफेक्ट आर्टवर्क हो। या फिर शायद मुझे जैक्स को ही डॉल बना देना चाहिए, फिर वो भी लिली के साथ हमेशा रह सकेगा। लड़की ने सिर टेढ़ा किया। उसकी आवाज अचानक इनोसेंट और नाइव हो गई। बाहर की दुनिया वाली रूथलेस और एन्चांटिंग वुमन अब गायब थी। यहाँ उसने अपना मास्क उतार दिया था और अपनी पैथोलॉजिकल साइकी को पूरी तरह खुला छोड़ दिया था। नेथन उसे रैबिट की स्किन उतारते देख रहा था और उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने लिलिथ को इस हालत में पहले भी कई बार देखा था, लेकिन फिर भी उसकी रीढ़ में ठंड उतर जाती थी। ये तो सिर्फ रैबिट था, तो अंडरग्राउंड लैब में उसे किस चीज को डिसेक्ट करने पर मजबूर किया गया होगा, वो सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। मिस, प्लीज अपनी मेडिसिन ले लीजिए, उसने विनती की। वो 15 साल की उम्र से उसके साथ था और तब तक भी उस लड़की की इनोसेंस बहुत पहले मर चुकी थी। मेडिसिन, उसने धीरे से कहा। जैक्स ही लिली की मेडिसिन है। उसे यहाँ क्यों नहीं लाते? उसके सफेद रबर ग्लव्स पर खून और फ्लैश के टुकड़े लगे हुए थे। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने स्कैल्पल नीचे फेंक दी। उसकी आवाज फिर उसी अजीब इनोसेंस से भर गई। नो, जैक्स डर जाएगा तो पहले मुझे उसे चेन करना पड़ेगा। उसने चेन्स और हैंडकफ्स निकाल ली। उसकी क्रिस्टल जैसी साफ आंखों में नेथन का डरा हुआ, पसीने से भीगा चेहरा दिख रहा था। तुम भी लिली से डरते हो, है ना? उसने हंसते हुए कहा। शायद मुझे तुम्हें भी डॉल बना देना चाहिए। किसी को भागने की परमिशन नहीं है। तुम सबको लिली के साथ हमेशा रहना होगा, हमेशा। नेथन की हालत खराब होने लगी थी। जब लिलिथ इस स्टेट में होती तब ब्लड और वायलेंस का आदी आदमी भी उसे हैंडल नहीं कर पाता था। उसी वक्त बेसमेंट डोर की तरफ से आवाज आई। मिस्टर स्टर्लिंग की आवाज नेथन को किसी फरिश्ते जैसी लगी। मिस एस्टर, नए मास्टर आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। वो बेसमेंट की तरफ आ रहे हैं। लिलीथ की ब्लड टिंटेड आंखें धीरे से ब्लिंक हुई, जैसे वो उसकी बात की सच्चाई सोच रही हो। जैक्स मुझे एक्टिवली ढूंढ रहा है। क्या वो मुझे मिस भी करता है? चमत्कार की तरह उसकी आंखों का पागलपन शांत हो गया। उसकी आवाज फिर यूजुअल कोल्ड और डिटैच्ड टोन में लौट आई। उसे रोको। उसकी ये हालत जैक्स को डरा देती। फिर भी वो क्यूरियस थी। क्या वो उसे ढूंढ रहा था क्योंकि उसे फिर कोई डिमांड करनी थी? उसे क्या चाहिए? मिस्टर स्टर्लिंग बेसमेंट में आने की हिम्मत नहीं करता था। ये लिलिथ की प्राइवेट डोमेन थी। नेथन के अलावा जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। मास्टर ने आपके लिए फोर्टिफाइंग बोन ब्रथ बनाया है, उन्होंने कहा। गर्म रहते हुए पी लीजिए। लिलिथ सचमुच सरप्राइज्ड और खुश हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जैक्स उसकी हेल्थ की चिंता कर रहा है। भले ही ये एक्टिंग हो, लेकिन ये नया था। ऐसा सीन उसने पहले कभी नहीं खेला था। सिर्फ उसकी तरफ से मिली थोड़ी सी कंसर्न भी उसे खुश कर देती थी। लेकिन नेथन ने तुरंत कहा, इस ब्रॉथ में जरूर कुछ गड़बड़ है, आप इसे मत पीजिए। मिस्टर स्टर्लिंग ने भी वार्निंग दी। उसने लिलीथ को बचपन से बड़ा होते देखा था। वो कभी फैमिली की सबसे प्यारी, ब्राइट और ब्यूटीफुल बच्ची थी, लेकिन 13 साल की उम्र में वो अचानक गायब हो गई थी। ठीक अपनी बड़ी बहन की तरह जो 13 की उम्र में गायब हुई और कभी वापस नहीं लौटी। लेकिन लिलीथ वापस आई थी अपने 18वें बर्थडे की रात। उसके हाथ में खून से सना छोटा सिकल था और उसने ब्लड रेड गॉथिक लोलीटा ड्रेस पहन रखी थी। उस रात स्टर्लिंग टेबल के नीचे छिपा हुआ था। पूरी रात उसने चीखें सुनी थी। उन चीखों के बीच एक लड़की नर्सरी राइम गुनगुना रही थी, वही राइम जो छोटी लिलीथ को बहुत पसंद थी। लेकिन उस रात वो राइम
नाइटमेयर बन गई थी। लिटिल लॉस्ट डॉली ऑल अलोन, डिड दे लीव यू बाय द स्टोन? डॉली डियर, हैव नो फियर, यू कैन हैव माई मदर्स टीयर, यू कैन हैव माई फादर्स ड्रेड, नाउ विल शेयर दिस ब्लडी बेड। स्टर्लिंग को लगा था कि वो भी मर जाएगा। फिर अचानक सिकल ने टेबल क्लॉथ उठाया और लिलिथ ने इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप पहले की तरह लिली का ख्याल रखेंगे? लिली के पास अब घर नहीं है। उस पल उसका दिल टूट गया था। वो आगे बढ़ा और खून से भीगी उस लड़की को गले लगा लिया। ये कभी उसकी गलती नहीं थी। अगर दुनिया उसे नहीं समझती तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ उसके साथ खड़ा रहेगा। डरो मत मिस एस्टर, अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं किसी को भी आपको दोबारा हर्ट नहीं करने दूंगा। वो उसके ट्रॉमा को समझता था, इसीलिए उसे जैक्स से नफरत थी। हर बार जब जैक्स भागने की कोशिश करता वो लिलीथ को दर्द देता। जैक्स पहले भी कई बार उसके खाने में छेड़छाड़ कर चुका था। उसे पता था कि लिलीथ को शेलफिश एलर्जी है। फिर भी एक बार उसने अपने हाथों से शरिम्प पील करके उसे खिलाया था। क्योंकि वो भाग नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे ऐसे टॉर्चर करना चुना। लेकिन लिलीथ ने उस छोटी सी टेंडरनेस को भी ट्रेजर किया। उसने वो श्रिम्प विलिंगली खा लिए जो उसे मार सकते थे। उसके बाद उसे आधा महीना हॉस्पिटल में रिकवर करना पड़ा और वापस आने के बाद जैक्स ने उसे फिर सी फूड डिशेस सर्व किए। मून शैडो एस्टेट में हर कोई जानता था कि जैक्स जानबूझकर उसे सफर करवाना चाहता है। फिर भी लिलीथ हर बार उसकी बात मान लेती थी। लेकिन इस बार सिर्फ बोन ब्रथ था। तो इस बार वो कौन सा नया ट्रिक खेल रहा था? क्या ब्रथ में शेलफिश मिला हुआ था? लिलीथ ने क्लीन क्लॉथ्स पहने। जब वो बेसमेंट से बाहर आई तब तक उसने अपनी आंखों की लाल चमक गहराई में छिपा दी थी। उस हालत से बाहर आने के बाद वो थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग और नेथन अभी भी वरीड थे। उन्हें डर था कि जैक्स फिर कोई सुसाइडल स्टंट करने वाला है। जैसे ही लिलीथ बाहर आई उसने जैक्स को ब्रथ का बाउल लेकर आते देखा। उसकी आंखों में तुरंत सॉफ्टनेस आ गई। ऐसे मोमेंट्स जब जैक्स सबसे जेंटल होता था, लिलिथ हर सेकंड को ट्रेजर करती थी। देयर यू आर, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। जैक्स उसके पास आया। उसकी शार्प आईज ने उसकी गर्दन पर लगा छोटा सा फ्रेश ब्लड स्पॉट तुरंत नोटिस कर लिया। वो फिर बेसमेंट में थी। उसके दिमाग में पिछले लाइफ की मेमोरी घूम गई जब वो गलती से बेसमेंट में चला गया था और उसने लिलिथ को रबर ग्लव्स पहने एक ह्यूमन बॉडी डिसेक्ट करते देखा था। उसी दिन उसके अंदर लिलीथ के लिए असली डर पैदा हुआ था। आज भी चाहे वो छिपाने की कोशिश करे, वो मेमोरी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। सॉरी, मैं बिजी थी, लिलीथ ने धीरे से कहा। इस दुनिया में शायद जैक्स ही अकेला इंसान था जिससे लिलीथ हेस्टर कभी अपोलोजाइज करती थी। दूर खड़ा सैम ये सब देखकर शॉक में जम गया। उसे पहले लगा था कि जैक्स किसी रिच वुमन के साथ रह रहा है, लेकिन इतनी रिच? वो खूबसूरत थी, उसकी बॉडी स्टनिंग थी, उसके पास अनइमेजिनेबल पावर थी। फिर भी वो जैक्स के सामने इतनी जेंटल और ओबीडियंट बिहेव कर रही थी जैसे कोई लैम्ब। ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज बिल्कुल नहीं लग रही थी। जैक्स सच में हेवन पहुंच गया था। इट्स ओके, जैक्स ने कहा। सुना है तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया? आओ मैं तुम्हें ब्रॉथ पिलाता हूँ। तुम्हें स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होगी। जैक्स का दिल उसके लिए दर्द कर रहा था। दुनिया के लिए वो रूथलेस प्रेडेटर थी, लेकिन उसके सामने वो बस एक नॉर्मल लड़की बन जाती थी जो केयर चाहती थी। उसकी क्लियर आईज लगातार जैक्स पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसे कभी देखना बंद नहीं करना चाहती। यू आर सो गुड टू मी जैक्स, इफ ओनली तुम हमेशा ऐसे ही रहते। लेकिन वो जानती थी कि ये सब एक्टिंग है। मिस्टर स्टर्लिंग ये सब और नहीं देख पाया। वो तुरंत आगे बढ़ा और जैक्स के हाथ से स्पून छीन लिया। मास्टर जैक्स, ब्रॉथ बहुत गर्म है, पहले मुझे टेस्ट करने दीजिए। उसके लिए लिलिथ की सेफ्टी सबसे ऊपर थी। उसने ब्रॉथ का बड़ा एसआई पी लिया। उसने आंखें बंद कर ली। सभी लोग उसे घूरने लगे। इस बार क्या पॉइजन था? क्या वो उसे ब्लाइंड करने वाला था? नेथन एंग्शियस हो गया। स्टर्लिंग कैसा है? क्या इसमें शेलफिश है? मिस्टर स्टर्लिंग ने ब्रॉथ का स्वाद ध्यान से महसूस किया। कुछ सेकंड्स तक वो स्पीलेस रहा, फिर उसने आंखें खोली। मम, डिवाइन, ये तो अब्सोल्युटली डिवाइन है। बाकी सब लोग अंदर ही अंदर चिल्ला उठे। तुम बूढ़े धोखेबाज। स्टर्लिंग ने क्लीन स्पून लिया और ब्रथ को अच्छे से स्टर करने लगा। वो शेलफिश का स्लाइड टेस्ट ट्रेस ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या जैक्स अब और ज्यादा स्मार्ट हो गया था? क्या उसने शेलफिश को पाउडर बनाकर मिक्स किया था? फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसने एक मेड को बुलाया जिसे शेलफिश एलर्जी थी। उसने नए स्पून से ब्रॉथ टेस्ट किया। जब उसे कोई रिएक्शन नहीं हुआ तब जाकर मिस्टर स्टर्लिंग ने राहत की सांस ली। लिलिथ ने नाराज होकर उसे देखा। वो ब्रॉथ जैक्स ने उसके लिए बनाया था और पहला एसआईपी तक उसे नहीं मिला। अब जैक्स जरूर नाराज होगा, लेकिन क्या उसने सच में इस बार कुछ मिक्स नहीं किया था? लिलिथ हैरान थी। फिर अचानक उसे समझ आया, ये सब सिर्फ एक्टिंग है। वो
क्लोई को कवर करने के लिए उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। स्टर्लिंग, लिलिथ ने कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारे ईयर एंड बोनस से $10,000 काटे जाएंगे। मिस्टर स्टर्लिंग का चेहरा उतर गया, लेकिन उसका असली बोनस इतना बड़ा था कि 10 ग्रैंड उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसने खुद को यही सोचकर कंसोल किया कि मिस एस्टर अभी भी मेरी साइड पर हैं। यस मिस एस्टर, उसने तुरंत कहा। फिर वो वापस बिजनेस मोड में आ गया। ब्रॉथ सेफ है, बस थोड़ा हॉट है, मैं किसी को बुलाकर। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक हाथ ने उसके हाथ से स्पून ले लिया। जैक्स ने ब्रॉथ उठाया और धीरे से फूंक मारने लगा। नो नीड, मैं खुद लिली को खिलाऊंगा। जैक्स की इस प्रोएक्टिवनेस ने सबको फिर शॉक्ड कर दिया। मिस्टर स्टर्लिंग ने माथे का पसीना पोंछा। उसे पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सब इतना अच्छा हो ही नहीं सकता था। तो इस बार शेलफिश नहीं, क्या अब ये गरम ब्रॉथ से मिस एस्टर का मुंह जलाने वाला है? वो तो मन ही मन इमरजेंसी नंबर डायल करने तक पहुंच गया था। ऊपर से सीन बहुत हार्ड वर्किंग लग रहा था, लेकिन सब जानते थे कि ये स्टॉर्म से पहले वाली शांति है। जैक्स ने सबके सस्पिशियस स्टेयर्स इग्नोर कर दिए। वो मानता था कि पास्ट में उसने बहुत क्रूरटी की थी। भागने की कोशिश में उसने लिलिथ को कई बार हर्ट किया था, लेकिन अब नहीं। अब वो उसकी वाइफ थी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसका ख्याल रखे, उसे प्रोटेक्ट करे और सबसे जरूरी उसे चेरिश करे। उसने स्पून पर फिर से हल्की फूंक मारी, फिर टेम्परेचर अपने होंठों से चेक किया और धीरे से स्पून लिलिथ की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में सिंसियर एक्सपेक्टेशन थी। बिना एक पल रुके लिलिथ ने ओबीडियंटली ब्रत पी लिया, जैसे अगर उसके हाथ से पॉइजन भी मिले तो भी वो बिना शिकायत एक्सेप्ट कर लेगी। सिर्फ इस एक चीज के लिए जैक्स उसके सामने मुस्कुरा रहा था, एक असली स्माइल। कितने समय बाद उसने उसे ऐसे मुस्कुराते देखा था? शायद कभी नहीं। फिर भी वो उस पल को ट्रेजर कर रही थी। अच्छा है? जैक्स ने सॉफ्टली पूछा। तुम्हें सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है? खुद को देखो, बस स्किन एंड बोन्स बची हो। ऐसे कैसे ठीक होगी? अब से तुम्हारा खाना मैं हैंडल करूंगा। मैं तुम्हें हेल्थी बना दूंगा और जब तुम पूरी तरह हेल्थी हो जाओगी तब हम बेबी करेंगे, आवर ओन चाइल्ड। उसने ऐसा फ्यूचर बोल दिया था जिसकी कल्पना करने की भी लिलिथ ने कभी हिम्मत नहीं की थी। वही आदमी जो उसे इतना डिस्गस्टिंग समझता था कि उससे बच्चा होने के डर से वैस्कटॉमी तक करवाने को तैयार था, आज वही उसके साथ बच्चा चाहता था। लिलिथ ने उसकी तरफ देखा। उसकी ग्लास जैसी साफ आंखों में अनबिलीवेबल लाइट चमक रही थी। मिस्टर स्टर्लिंग का चेहरा सुन्न पड़ गया। लो, फिर शुरू हो गया। ये स्कमबैग फिर कोई फेरी टेल सुना रहा है। उसे पता था लिलिथ बेवकूफ नहीं थी, वो सब समझती थी, लेकिन फिर भी वो खुद अपनी मर्जी से जैक्स पर विश्वास करना चुनती थी। ओके, लिलिथ ने सीरियसली सिर हिलाया। मैं खाऊंगी। उसके कानों के टिप्स हल्के पिंक हो गए। उसके सामने बिना उस ब्लडथर्स्टी रेज के वो बस एक नॉर्मल लड़की थी जो प्यार चाहती थी, लेकिन वो अपना गार्ड सिर्फ उसके सामने नीचे करती थी। इस दुनिया में वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं करती थी। साइड में खड़ा सैम पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। उसके दोस्त ने सिर्फ किसी रिच फैमिली में शादी नहीं की थी, उसने न्यूयॉर्क की सबसे पावरफुल, सबसे टेरिफाइंग वुमन से शादी की थी। वही साइको जिसने 18 साल की उम्र में एस्टर कॉर्पोरेशन संभाल लिया था और सिर्फ 19 की उम्र तक कंपनी के सारे अपोजिंग फोर्सेस मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट थी, यहां तक कि उसका सो कॉल्ड बड़ा भाई भी व्हीलचेयर पर बैठकर छोटे मोटे बिजनेस हैंडल करता था। असल रूलर सिर्फ लिलिथ थी और वही फेरोस मॉन्स्टर जैक्स के सामने जेंटल किटन बनी हुई थी। सैम के लिए ये सब समझना इम्पॉसिबल था, लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, वो अपने दोस्त के लिए जेन्युइनली खुश था। मिस एस्टर क्लोई वैंस से 1000 गुना ज्यादा ब्यूटीफुल और रिच थी, और सबसे जरूरी वो जैक्स का सच में ख्याल रखती थी। क्लो ने तो हमेशा सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। 2 बॉल्स ब्रत पिलाने के बाद जैक्स को अचानक सैम याद आया। लिली, ये सैम कोल है, मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड। पियर्स फैमिली में वापस जाने से पहले यही मेरा बेस्ट फ्रेंड था और अभी भी है। अचानक अटेंशन का सेंटर बनते ही सैम टेंस हो गया, खासकर लिलिथ की नजर के नीचे। जैक्स के साथ वो डॉसाइल कैट जैसी थी, लेकिन सैम को देखने वाली उसकी नजर एक लायनेस जैसी शार्प और कमांडिंग थी। उसने कुछ सेकंड्स उसे ऑब्जर्व किया, फिर मिस्टर स्टर्लिंग की तरफ मुड़ी। एस्टेट के सबसे पास वाला टाउन हाउस इसके नाम ट्रांसफर कर दो और गैराज से डेली यूज के लिए 2 कार्स चूज करने दो। सैम का जबड़ा लिटरली नीचे गिर गया। क्या सिर्फ जैक्स का दोस्त होने से वो इंस्टेंट मिलियनेयर बन गया था? जैक्स भी स्टंड रह गया। उसने बस कैजुअली अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन कराया था और लिलिथ ने बदले में इतना एक्स्ट्रावेगेंट गिफ्ट दे दिया। आई कांट एक्सेप्ट दिस, सैम ने बड़ी मुश्किल से कहा। मैं ऐसी रिवॉर्ड नहीं ले सकता जो मैंने अर्न ही नहीं की। जैक्स मेरा भाई है, लेकिन मैं उसे कभी सेल आउट नहीं करूंगा। आप मुझे खरीद नहीं सकती।
मून शेडो एस्टेट के आसपास वाले टाउन हाउसेस की कीमत टेंस ऑफ मिलियंस में थी और गराज की कार सब टॉप टियर लग्जरी मॉडल्स थी। उनमें से सिर्फ एक बेचकर भी वो अमीर बन सकता था और यहाँ उसे दो मिल रही थी। सैम का दिल रोना चाहता था, लेकिन फिर भी वो सीधा खड़ा रहा। उसके अंदर इमोशनल बैटल चल रही थी। लिली, सैम को इसकी जरूरत नहीं, जैक्स ने कहना शुरू किया। वो सैम की तरफ से फैसला नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी खुद कुछ नहीं था। ऐसे में सैम को दिया गया गिफ्ट इनडायरेक्टली उसके लिए भी था और वो इतनी जेनरोसिटी का बदला नहीं चुका सकता था। ये सिर्फ वेलकम गिफ्ट है जैक्स, लिलित ने सॉफ्टली कहा। मैं खुश हूँ, पहली बार तुमने मुझे अपने किसी दोस्त से मिलवाया है। उसकी खुशी बिल्कुल जेन्युइन थी। उसके लिए इतनी बड़ी दौलत देना बस छोटी सी बात थी। जैक्स कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और सीरियसली कहा, लिली, अभी मेरे पास कुछ नहीं है और शायद मेरी बातें अभी एम्पैथी प्रोमिसेस लगती हों, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। एक दिन मैं तुम्हारे बराबर खड़ा रहूंगा एज योर इक्वल। लिलित मुस्कुराई, एक सच्ची बेहद खूबसूरत स्माइल। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बातों में कितना सच है। वो पूरी तरह उससे कैप्टिवेटेड थी। उसे हमेशा से पता था जिस आदमी को उसने चुना है वो ऑर्डिनरी नहीं है। आई बिलीव यू जैक्स, मुझे पता है तुम कर सकते हो। वो जो भी कहे, जो भी करे, वो बिना शर्त उसके साथ खड़ी रहेगी। अंडरग्राउंड गैराज में पहुंचकर सैम की आंखें चौड़ी रह गईं। उसके सामने एंडलेस सुपरकार्स की लाइन लगी हुई थी। ब्रो, मुझे लगा था अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो तू भी होगा, बस बोलने वाली बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने सच में कर दिखाया। तेरा दोस्त होना मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज है। सैम इतनी बड़ी स्माइल दे रहा था कि उसका चेहरा फटने वाला था। जैक्स ने हंसते हुए उसके शोल्डर पर हाथ मारा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। हे सैम, अभी के लिए ये बात सीक्रेट रखना, यहाँ तक कि कीरा से भी। सैम ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। कीरा उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी। उन्होंने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया। उसका पहला इंस्टिंक्ट उसे कॉल करने का था, लेकिन उसका फोन डेड हो गया था। ये फ्रॉम एवरीवन, जैक ने कहा सीरियसली। ऐसी अचानक मिली दौलत को छुपाकर रखना ही बेहतर होता है, वरना ये सिर्फ मुसीबत लाती है। तुम एक ऑर्फन हो, एक नॉर्मल गाय। अगर किंगस्टन जैसी जगह में तुम अचानक रिच बन जाओगे जहां लेगेसी किड्स भरे पड़े हैं, तो वो तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर पॉसिबल चीज करेंगे। वो सैम की सेफ्टी के बारे में सोच रहा था, लेकिन साथ ही अपने पास्ट को भी याद कर रहा था। उसे किंगस्टन के कुछ अमीर लोगों का अगली साइड अच्छे से पता था, और अगर टाइम लाइन सेम थी तो किरा पहले से ही सीक्रेट एक रिच किड वॉट के साथ इन्वॉल्व्ड थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सुसाइड क्यों किया था, इसके बारे में जैक ने सिर्फ रूमर्स ही सुने थे। सैम की सेफ्टी के लिए कॉशियस रहना बेहतर था। ओके जैक, समझ गया, सैम ने सिर हिलाते हुए कहा। जैक की बात में लॉजिक था। कोई नया रिच किड जिसके पास कनेक्शंस ना हो, वो किंगस्टन के पुराने वेल्थी स्टूडेंट्स का टारगेट जरूर बनता। लेकिन फिर भी अपने भाई की गुड फॉर्चून का फायदा मिलना काफी अमेजिंग फीलिंग थी। जैक को ड्राइव करके जाते देखने के बाद क्लोई ने जेसिका को छोड़ दिया और एक सिक्लूडेड जगह पर जाकर केलेब को कॉल किया। केलेब, प्रॉब्लम हो गई है। केलेब उस समय पियर्स फैमिली एस्टेट के अपने प्राइवेट रूम में था और उसके आर्म में आई वी ड्रिप लगी हुई थी। जैक के स्लैब का हैंडप्रिंट अभी भी जल रहा था, इवन आफ्टर ऑइंटमेंट। क्लोई ने किंगस्टन में हुई सारी बातें डिटेल में बताई और उस वन ऑफ अ काइंड बुगाटी का डिस्क्रिप्शन भी केयरफुली दिया। केलेब, तुम्हें पता है मैं $50,000 नहीं दे सकती। जैक्स मुझे एक्सटॉर्ट कर रहा है। अगर उसने आंट लिली को मेरे पीछे लगा दिया तो। पैसों का जिक्र करते वक्त उसकी आवाज जेन्युइनली पैनिक से भरी हुई थी। केलेब ने भौहें सिकोड़ ली। उसके पास पैसे थे, लेकिन 50 ग्रैंड कोई छोटी रकम नहीं थी। वो बिना वजह जैक्स को पैसे नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे अभी भी क्लोई की जरूरत थी ताकि वो जैक्स पर नजर रख सके। वो उसे कुछ होने नहीं दे सकता था। डोंट वरी क्लोई, उसने धीरे से कहा, आई विल हैंडल इट। कॉल खत्म होने के बाद केल बेड पर लेट गया और समय गिनने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल फिगर उसके कमरे में दाखिल हुई। वो उसकी फोर्थ सिस्टर स्कारलेट पियर्स थी। अपनी सभी सिस्टर्स में वो उसी के सबसे करीब थी। वो अंदर आई, एक्सपर्टली उसके ब्लैंकेट के कॉर्नर्स ठीक किए और उसके फॉरहेड को चेक किया। हर छोटी डिटेल का ध्यान बड़ी केयर से रखा गया। स्कारलेट, केलेब ने कहा। उसका पेल चेहरा और हेजिटेंट टोन उसे और भी फ्रैजाइल और पिटिएबल बना रहे थे। व्हाट इज इट केलेब, उसने सॉफ्टली पूछा। क्या उस अपशकुनी जैक्स ने फिर तुम्हें बुली किया? बस मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उससे हिसाब बराबर करती हूँ। स्कारलेट का चेहरा सख्त हो गया। जैक्स और केलेब के लिए उसका एटीट्यूड जमीन आसमान जैसा अलग था। उसकी नजर में जैक्स एक लो लाइफ था जो कभी अपने गटर ट्रैश रूट से ऊपर नहीं उठ सकता था। वो कल्चर्ड और वेल मैनर्ड केलेब से कंपेयर ही नहीं कर सकता था, जिसे उसने बचपन से ग्रो होते देखा था। केलेब ही असली हेयर था, जिसे पियर्स फैमिली लीड करने के लिए ग्रूम किया गया था। जैक्स चाहे जितना हेयर बनने का एक्ट करे, उसकी नजर में वो सिर्फ ट्रैश था। केलेब की हेजिटेशन देखकर स्कारलेट को और बुरा फीलिंग आया। उसे पूरा यकीन था कि इसके पीछे जैक्स ही है। वो डिजास्टर्स ब्रदर फैमिली छोड़ने के बाद भी प्रॉब्लम बना हुआ था। स्कारलेट, क्या मैं तुमसे $60,000 बोरो कर सकता हूँ? उसने शर्मिंदा होकर पूछा। क्लोई
क्लोई ने गलती से मिस एस्टर की कार को टच कर दिया था और जैक्स अब डिप्रिशिएशन के नाम पर 60,000 मांग रहा है। मेरी मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से मैं कुछ सेव नहीं कर पाया। उसकी एम्बैरेसमेंट देखकर स्कारलेट का दिल और ज्यादा दुख गया। वो एक रिटायर्ड ए लिस्ट एक्ट्रेस थी जो अब सक्सेसफुल डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर बन चुकी थी। उसके पास काफी पैसा था। अगर केलेब को जरूरत थी तो वो खुशी से उसे दे देती, लेकिन जैक्स को 1 सेंट भी क्यों मिले, ये साफ एक्सटॉर्शन था। केलेब और क्लोई से बदला लेने का तरीका। वो उसे अपनी फैमिली को बुली नहीं करने देगी। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया। डोंट वरी केलेब, ये मुझ पर छोड़ दो। मैं अभी तुम्हें 1 लाख ट्रांसफर करती हूँ। तुम बीमार हो, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। एज फॉर पेमेंट, उसकी चिंता मत करो। मैं खुद कल किंगस्टन जाकर जैक से मिलूंगी। अपनी ही फैमिली से एक्सटॉर्शन? क्या गरीब होकर वो पागल हो गया है? लगता है माँ की तरफ से मुझे उसे लेसन सिखाना पड़ेगा। पियर्स फैमिली के हर बच्चे को हर महीने $30,000 अलाउंस मिलता था। केलेब की फ्रैजाइल हेल्थ की वजह से नेचुरली उसके एक्सपेंसेस ज्यादा थे और उसके पास सेविंग्स नहीं थी। लेकिन जैक्स, वो गरीब नहीं हो सकता था। स्कारलेट की आंखों में गुस्सा भर गया। जैक्स ये जानबूझकर कर रहा है। रात हो चुकी थी। सैम को क्वाइटली वापस भेज दिया गया। लिलिथ अपनी स्टडी की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी। उसकी स्लेंडर फिंगर्स अनजाने में उस डायमंड रिंग को छू रही थी जो जैक्स ने उसे दी थी। उसकी फिगर ग्रेसफुल और एलिगेंट थी, लेकिन उसकी सिलुएट लोनली और आइसोलेटेड लग रही थी। नेथन उसके पास खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन ग्रेव था। पिछली डॉक्टर विजिट की मेडिकेशन अब असर करना बंद कर चुकी थी। उसकी करंट कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसकी स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम ने रेकमेंड किया था कि उसे 3 महीने के थेराप्यूटिक रिट्रीट के लिए अब्रॉड जाना चाहिए, वरना एस्टर फैमिली कर्स, जिसमें फैमिली की कोई भी वुमन 25 साल से ज्यादा नहीं जीती, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और 2 साल कम कर देगा। उसे ये न्यूज 1 महीने पहले मिल चुकी थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और जाने के बारे में कभी नहीं सोचा। नेथन जानता था क्यों, क्योंकि ये सब जैक्स की वजह से था। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी हालत के बारे में उसे बता भी नहीं सकती थी। वो उससे और दूर भागने लगेगा। जैक्स ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वो जिंदा रहे या मर जाए। उसकी मौत शायद उसके लिए फ्रीडम का रास्ता बन जाती। मिस एस्टर, नेथन ने धीरे से कहा, आप 3 दिनों से सोई नहीं है? उसने चिंता भरी आवाज में कहा। मुझे डॉक्टर एवंस को बुलाना पड़ेगा ताकि वो आपको स्लीप इंड्यूस कर सके। अदरवाइज लगभग 1 घंटे बाद आप फिर कंट्रोल खो देंगी। वो पिछले 5 सालों से उसके साथ था। अब वो उसे फैमिली की तरह देखने लगा था, लेकिन लिलिथ ने कभी किसी के लिए अपना दिल पूरी तरह नहीं खोला। चेन्स लेकर आओ और मुझे लॉक कर दो, उसने काल्मली कहा, लेकिन उसकी आवाज आयरन विल से भरी थी। वो हमेशा खुद के साथ सबसे ज्यादा रूथलेस रहती थी। मैं खुद बेसमेंट तक चली जाऊंगी, तुम बस डोर लॉक कर देना और किसी को अंदर मत आने देना। हर बार जब वो कंट्रोल खोती थी तो बेसमेंट से खून और वूंड से भरी हुई बाहर निकलती थी। वो अपने ही हाथों से सिकल से खुद को घायल करती थी, सिर्फ अपनी आखिरी बची सैनिटी को पकड़ कर रखने के लिए। मिस एस्टर प्लीज, नेथन ने ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए कहा, अब्रॉड जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपने खुद को ऐसे ही पुश किया तो आप खुद को खत्म कर देंगी। आप अभी बहुत यंग हैं। अगर आप मर गई तो जैक्स को अपने पास बांध कर रखने का क्या फायदा? उसने जानबूझकर जैक्स का नाम इस्तेमाल किया। उसे पता था उस आदमी का उस पर कितना असर था, जैसा उसने सोचा था। लिलीथ की कोल्ड आइज हल्के से कांप उठी। उनमें फेमिलियर इंसेंसिटी और ब्लडथर्स्टी मैडनेस चमकने लगी। देन आई विल किल हिम, और उसे अपने साथ दफना दूंगी, उसने हिस करते हुए कहा। उसके रेड लिप्स पर क्रूल स्माइल आ गई। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कोई दूसरी औरत उसे छुए। मरने से पहले मैं पहले उसे मारूंगी, उसे पूरी तरह अपना बना लूंगी। उसका बॉडी और सोल दोनों पर सिर्फ मेरा नाम होगा। नेथन का खून ठंडा पड़ गया। वो चेन्स लेने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी स्टडी का डोर खुल गया। जैक्स अंदर आया। उसके हाथ में स्टीमिंग हॉट स्नो लॉट्स और बर्ड्स नेस्ट कॉन्सोम का बाउल था। एस्टर एस्टेट में सिर्फ जैक्स ही ऐसा इंसान था जो बिना परमिशन किसी भी रूम में एंटर कर सकता था। चेन्स ले आए? लिलिथ ने डोर की तरफ पीठ किए हुए पूछा। उसका माइंड इमेंस प्रेशर की वजह से टूटने के करीब था। सप्रेस्ड एगनी की वजह से वो उसकी प्रेजेंस पहचान भी नहीं पाई। मुझे पहनाने में हेल्प करो, जैक्स ने बाउल डेस्क पर रखा। उसकी आंखों में सस्पिशन की हल्की चमक आई। अपनी पिछली जिंदगी में लिलीथ हर महीने कुछ समय के लिए गायब हो जाती थी। उन्हीं दिनों में उसने एस्टर फैमिली के सीक्रेट्स चुराए थे और एस्टर कॉर्पोरेशन को रूइन के एज तक पहुंचा दिया था। बाद में जब वो मरने के करीब था तब क्लोई से उसे पता चला था कि लिलिथ सीरियसली इल थी। 25 ईयर कर्स वाली रूमर सच थी। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे एहसास हुआ कि बाद की लिलिथ अभी वाली लिलिथ से कहीं ज्यादा कमजोर
कमजोर थी। उसके दिल में एक अनफेमिलियर प्रोटेक्टिव फीलिंग उठी। अब चाहे उसके पास कितना भी समय बचा हो, वो उसके साथ रहेगा और उसकी बीमारी का कारण पता लगाएगा। इस जिंदगी में ने वो खुद उसे मौत से वापस खींच कर लाएगा। हे स्वीट हार्ट, उसने सॉफ्टली कहा। ये एंडियरमेंट इतना नया था कि लिलित एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, फिर उसकी आंखों में रोशनी भर गई जब वो मुड़ी। जैक्स, उसकी ट्रेम्बलिंग आवाज निकली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कंट्रोल खोने वाली थी। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे डर था कि वो उसे हर्ट कर देगी, उसे डरा देगी और वो फिर उससे दूर भाग जाएगा। भूल गई? जैक्स ने सॉफ्टली कहा। हमने डिसाइड किया था कि हर रात साथ सोएंगे। अगर तुम रूम में ही नहीं होगी तो वो कैसे होगा? जैक्स उसकी तरफ बढ़ा और अपना टॉल शरीर झुकाकर उसे जेंटली अपनी बाहों में भर लिया। वो बहुत पतली थी। 5 फुट 5 इंच हाइट होने के बावजूद उसकी 6 फुट 2 इंच फ्रेम के सामने वो और छोटी लग रही थी। उसकी कमर इतनी स्लिम थी कि जैक्स उसे लगभग एक हाथ से पकड़ सकता था। उसने हल्का सा फ्राउन किया। उसे उसका वेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसका बॉडी इनक्रेडिबल था। जहां स्लिम होना चाहिए था वहां स्लिम, और जहां कर्व्स होने चाहिए थे वहां परफेक्ट। उसका सॉफ्ट बॉडी उसके अगेंस्ट दबा हुआ था। जैक्स की नजर नीचे गई और उसे लगा जैसे नोज ब्लीड निकल जाएगा। उसकी खुशबू उसे चारों तरफ से घेर रही थी। उसकी वाइड आईज में एक हेजी और मेस्मराइजिंग लुक था। डैम इट, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बड़े लेदर चेयर तक ले गया। योर वीक स्वीट हार्ट, तुम्हें स्ट्रेंथ रिप्लेनिश करनी होगी। ये स्नो लोटस और बर्ड्स नेस्ट कंसोम में है। मैंने इसे 2 घंटे सिमर किया है। आओ मैं तुम्हें फीड करता हूँ। उसके एग्जॉस्टेड चेहरे को देखकर उसका दिल दुख उठा। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी उसकी हेल्थ की परवाह नहीं की थी। उसे लगता था कि उसके जैसी मॉन्स्टर अगर मर जाए तो दुनिया बेहतर हो जाएगी, लेकिन अब वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो इंसान जिसे अपनी फैमिली से कभी प्यार या केयर नहीं मिली, दुनिया में अनवांटेड होने का दर्द सबसे बेहतर समझता था, और लिलित ने हमेशा उसे सब कुछ दिया था। अब उसकी बारी थी। ओके, लिलित ने मीकली सिर हिलाया। उसके सामने आते ही वो कोल्ड और कनिंग सर्पेंट भी अपने फैंग्स वापस खींच लेती थी और उसके पास ओबीडियंटली आ जाती थी। जैक्स ने देखा कि उसकी सूदिंग काम कर रही थी। उसने पेशेंटली उसे पूरा सूप फिनिश करवाया। फिर वो उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और अपने हाथ उसके सिर पर रख दी। जैक, तुम क्या कर रहे हो? स्टॉप, मिस एस्टर को हर्ट करने की हिम्मत मत करना। नेथन अचानक चेन्स लेकर अंदर घुसा। उसके पीछे मिस्टर स्टर्लिंग भी एंग्जाइस एक्सप्रेशन के साथ आया। दोनों सामने का सीन देखकर शॉक हो गए। एक पल के लिए मिस्टर स्टर्लिंग को लगा वो बेहोश हो जाएगा। हो गया, लड़का फाइनली टूट गया। उसने मन ही मन सोचा, अब ये मिस एस्टर को होस्टेज बनाएगा। सब खत्म। अगर इस बार वो बरसर्क हो गई तो पूरा एस्टेट फिर रेनोवेट करवाना पड़ेगा। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने सूट के अंदर पहनी कस्टम मेड केवलर वेस्ट को टच किया। फिर उसने पॉकेट से एक एक्स्ट्रा वेस्ट निकालकर नेथन की तरफ बढ़ा दी। लो किड, पहन लो, जान बच जाएगी। नेथन ने उसकी बात इग्नोर कर दी। सिचुएशन बहुत जल्दी एस्केलेट हो गई थी। उसने पहले ही गन निकालकर जैक्स के सिर पर एम कर दी थी। बस एक और मूव और वो ट्रिगर दबा देता। हालांकि उसके पास सच में जैक्स को मारने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फेस भी नहीं खो सकता था। जैक्स बिल्कुल अनफेज्ड था। उसकी फिंगर टिप्स लिलीथ के स्कैल्प के प्रेशर पॉइंट्स तक पहुंची और उसने फर्म लेकिन प्रिसाइज मसाज शुरू कर दिया। उसके हाथों की वार्मथ के नीचे लिलिथ की टाइट नर्व्स धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। उसने हाथ उठाकर सिग्नल दिया, नेथन को वेपन नीचे करने के लिए और मिस्टर स्टर्लिंग को वो बड़ा किचन नाइफ छुपाने के लिए जो वो पीछे पकड़े था। लीव, उसने कामली कहा। आई ट्रस्ट जैक्स। ये सिर्फ ट्रस्ट नहीं था, ये उसकी पूरी लाइफ थी जो वो बिना रिग्रेट के विलिंगली उसके हाथों में रख रही थी। नेथन और मिस्टर स्टर्लिंग दोनों उस मेल सायरन को घूरते रह गए। मिस एस्टर, आपको बिविच्ड कर दिया गया है। जैक, एम नाम लेकर गाली देने की जरूरत नहीं है, जैक ने बीच में कहा। रिलैक्टेंटली दोनों स्टडी से बाहर चले गए, लेकिन जैक के लिए उनका सस्पिशन बिल्कुल कम नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फर्मली डिसाइड किया कि हॉलवे से सर्विलांस जारी रखेंगे। अंदर जैक्स ने और प्रेशर पॉइंट्स पर काम करना शुरू किया। सरप्राइजिंगली लिलीथ की टेंस नर्व्स लगातार रिलैक्स होती जा रही थी। गुड फील हो रहा है? उसकी डीप और हस्की वॉइस उसके कान के पास फुसफुसाई। उसकी फेमिलियर सेंट फिर से उसे घेरने लगी। लिलिथ को खुद को रोकना पड़ रहा था कि वो उस पर टूट ना पड़े। उसने नजरें नीचे कर ली। वो कंट्रोल खोने के एज पर थी। वो अभी उसे टच नहीं कर सकती थी। अगर उसे फिर एपिसोड आ गया तो, अगर उसने उसे हर्ट कर दिया तो। उसने धीरे से कहा। बहुत अच्छा, तुम्हारे हैंड्स अमेजिंग हैं जैक्स। उसके हाथ खूबसूरत थे, पेल, वेल प्रोपोर्शनड, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फिंगर्स वाले। सालों के पार्ट टाइम जॉब्स ने उसकी फिंगर टिप्स पर हल्के कैलसेस छोड़ दिए थे। वो रफ टेक्सचर सरप्राइजिंगली थ्रिलिंग लग रहा था। कॉम्प्लीमेंट सुनकर जैक्स ब्लश कर गया। उसके कानों के टिप्स तक गर्म हो गए। क्या उसे अंदाजा भी है कि ये कितना सजेस्टिव सुनाई देता है? अहम, बस ठीक ठाक है, उसने ऑकवर्डली कहा। मैं सूदिंग एसेंशियल ऑयल भी लाया हूं जो मैंने खुद मिक्स किया है। सोफे पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे मसल्स रिलैक्स कर दूंगा। क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे हील करने में मदद करेगा, तो उसे एक्शन लेना ही था। वो पहले ही उस लगेज को चेक कर चुका था जो वो पियर्स हाउस से लाया था। उसी में उसे वो ऑयल मिला
जो वो पहले अपनी सिस्टर मॉर्गन के लिए यूज करता था। मॉर्गन हमेशा स्ट्रेस की वजह से टेंस रहती थी और इंसोम्निया से परेशान रहती थी। ये ऑयल, जिसकी फॉर्मूला परफेक्ट करने में उसे 2 साल लगे थे, हमेशा उसकी मदद करता था। लेकिन केलेब सिर्फ हफ्ते में एक बार मॉर्गन की फाइनेंस कंपनी जाकर उससे मिलता था और मॉर्गन अपनी इम्प्रूव्ड मेंटल स्टेट का क्रेडिट उसी को देती थी। उसे लगता था कि सिर्फ केलेब की प्रेजेंस ही उसे बेटर फील करवाती है। जैक्स के सीक्रेट मसाजेस उसकी नजर में वो बस एक ट्रिवियल चीज थी, कभी भी हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। जब भी जैक्स को पता चलता कि वो स्ट्रेस में है तो प्रैक्टिकली उसे मसाज देने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और मॉर्गन ऐसा बिहेव करती जैसे वो उस पर एहसान कर रही हो। वो उसे जल्दी करने को कहती ताकि मीटिंग के लिए लेट ना हो जाए। जब जैक्स ने पियर्स हाउस छोड़ा था तो वो सिर्फ अपने ऑयल्स ही नहीं ले गया था, उसने हर रूम से वो सारी चीजें भी वापस ले ली थी जो उसने कभी उन्हें दी थी। इस जिंदगी में उसने मन ही मन सोचा, देखते हैं केलेब सिर्फ फ्रेंडली विजिट से मॉर्गन की एंजाइटी कैसे ठीक करता है। जैक्स ने ऑयल अपनी हथेली में डाला और दोनों हाथों को रब किया जब तक वो वार्म नहीं हो गया। फिर उसने जेंटली लिलिथ को लेदर सोफा पर लिटा दिया। उसकी लॉन्ग फिंगर्स धीरे से उसके नेक और शोल्डर्स तक पहुंची। उसकी स्किन सिल्क जितनी सॉफ्ट और स्मूथ थी। आईज क्लोज करो और रिलैक्स करो लिली, ये काल्मिंग ऑयल है जो मैंने बनाया है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस और इंसोम्निया में हेल्प करता है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। लिलीथ सोफा पर लेजी लॉन्ग हेयर्ड कैलिको कैट की तरह कर्ल होकर लेट गई। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो जैक्स, तुम्हें परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। उसने हमेशा उसे हाईएस्ट प्रिविलेजेस दिए थे। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। अगर उसके मन में कोई ट्रिक भी होती तो भी वो उससे दूर नहीं भागती। उसके लिए ये टेंडरनेस का पल किसी भी कीमत से ज्यादा कीमती था। उसकी फिंगर्स सच में जेंटल लेकिन फर्म थी। वो परफेक्टली उसके प्रेशर पॉइंट्स ढूंढ रही थी। ऑनेल की सूदिंग सेंट पूरे कमरे में फैल गई। सब कुछ बेहद रिलैक्सिंग था, लेकिन ये सीन डेंजरसली सेडक्टिव भी था। जैक्स की ब्रीदिंग भारी होने लगी। पियर्स हाउस होल्ड में उसके कुछ अटैचमेंट्स अब भी बचे थे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था उसका डिसेबल्ड अंकल रायन पियर्स। जवानी में रायन न्यूयॉर्क का रिनाउंड ट्रेडिशनल मेडिसिन मास्टर था। उसे पियर्स फॉर्च्यून का सबसे प्रॉमिसिंग एयर माना जाता था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी वेस्ट के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया और उसी के बाद फैमिली पोजीशन जैक्स के फादर को मिल गई। जैक्स और रायन दोनों फैमिली के आउटकास्ट्स थे, इसी वजह से दोनों काफी क्लोज हो गए थे। रायन के अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम मेडिकल नॉलेज जैक्स को पास डाउन करने की ठान ली थी। अपनी पिछली जिंदगी में जैक्स ने खुद को पूरी तरह मेडिकल स्टडीज में झोंक दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी फोर्थ सिस्टर स्केलेट के चेहरे का स्कार हील कर सके। उसने सब कुछ दे दिया था, लेकिन बदले में उसे बेट्रियल मिला और मौत के लिए छोड़ दिया गया। इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमरे के बाहर नेथन और मिस्टर स्टर्लिंग दरवाजे की हल्की सी क्रैक से अंदर झांक रहे थे। अंदर से शॉकिंगली स्कैंडलस मोन्स और धीमी विस्पर्स सुनाई दे रही थी। दोनों आदमी एक पूरी जिंदगी बेचलर रहा था और दूसरा अपनी उम्र के प्राइम से काफी आगे निकल चुका था। एक दूसरे को डिस्गस्टेड नजरों से देखने लगे और तुरंत पीछे हट गए। लगता है जैक के अपने मेथड्स हैं। उसने हमारी मिस्ट्रेस को पूरी तरह अपनी उंगलियों पर नचा लिया है। मिस्टर स्टर्लिंग ने ऐसे ग्रम्बल किया जैसे कोई डिसअपॉइंटेड फादर इन लॉ हो। मिस एस्टर 3 दिनों से सोई नहीं है। अगला एपिसोड बहुत सिवियर होगा। मिस्टर स्टर्लिंग, आपको शायद, नेथन बोलना शुरू ही कर रहा था। वो देख सकता था कि जैक्स उसका मसाज कर रहा था और सच में वो रिलैक्स्ड लग रही थी। लेकिन उसने ये गेम बहुत बार देखा था। कौन जाने, शायद वो सिर्फ जैक्स के सामने एक्टिंग कर रही हो, अंदर से पूरी तरह ब्रेकडाउन सप्रेस करते हुए। उसकी इंसोम्निया लेजेंडरी थी। काउंटलेस स्पेशलिस्ट्स भी उसे ठीक नहीं कर पाए थे। क्या किसी एमेचर के होममेड ऑयल से सच में असर हो सकता था? मिस्टर स्टर्लिंग ने ग्रिम चेहरे के साथ कहा, मैंने कंस्ट्रक्शन क्रू और मेडिकल टीम पहले से स्टैंड बाय पर रखी है। अगर वो जगह तोड़ दे तो रीबिल्डिंग तुरंत शुरू हो जाएगी, और अगर उसने उसे तोड़ दिया तो टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन रेडी है। फिर उसने गंभीरता से अपनी छाती थपथपाई। वर्स्ट केस सिनारियो के लिए एस्टर फैमिली का प्राइवेट मॉर्टिशियन भी वेट कर रहा है। नेथन बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। ये सब अब्सर्ड था, लेकिन सेफ रहना बेहतर था। तभी एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। सीढ़ियों के ऊपर एक रिजेंटफुल फिगर दिखाई दिया। वो था लियो एस्टर। उसका शरीर पूरे दिन की पनिशमेंट की वजह से ब्रूजेस से भरा हुआ था। वो यहाँ जैक से हिसाब बराबर करने आया था। उसे जल्दी ही पता चल गया कि जैक सूप लेकर स्टडी रूम में गया है। अपनी टेरिफाइंग सिस्टर को जानते हुए इस समय वो बेसमेंट में
में नहीं होगी। यही परफेक्ट मौका था। स्टार्स सच में अलाइन हो गए थे। नेथन और मिस्टर स्टर्लिंग ने ब्रूज्ड और डिशेवल्ड लियो को देखा, फिर एक दूसरे की तरफ कंस्पिरेटोरियल नजर से देखा। यंग मास्टर लियो, आप किसे ढूंढ रहे हैं? नेथन ने इग्नोरेंस दिखाते हुए पूछा। मैं जैक्स को ढूंढ रहा हूँ, लियो ने दांत पीसते हुए कहा। उस बास्टर्ड की वजह से मेरी सिस्टर ने मुझे विप किया और ऊपर से वो मुझे प्रोवोक भी कर रहा है। आज मैं उसे लेसन सिखाऊंगा। मास्टर जैक्स अभी स्टडी में मिस को एसेंशियल ऑयल मसाज दे रहे हैं, मिस्टर स्टर्लिंग ने हेल्पफुल बटलर बनने का नाटक करते हुए कहा। अभी अंदर जाना कन्वीनियंट नहीं होगा। लियो तुरंत समझ गया लिलिथ की इंसोम्निया कितनी सीरियस थी। ये पूरा परिवार जानता था। उसे सुलाने के लिए स्पेशलिस्ट टीम्स लगती थीं। सिंपल मसाज तो जोक था। जैक सच में इडियट था अगर उसे लगा कि ये काम करेगा, लेकिन इससे लियो को परफेक्ट एक्सक्यूज मिल गया अंदर घुसने का। राइचियस फ्यूरी से भरा हुआ वो स्टडी रूम का दरवाजा जोर से खोलकर अंदर घुस गया। सिस, उस लूजर के पैथेटिक ट्रिक्स की इस घर में कोई जगह नहीं। वो टॉर्नेडो की तरह अंदर गया और सिर्फ 3 सेकंड्स बाद वापस बाहर निकल आया। उसका जबड़ा लिटरली नीचे गिरा हुआ था। क्या मैंने गोस्ट देखा या मैंने गलत डोर खोल दिया? वो कंफ्यूज्ड होकर बड़बड़ाया। लियो ने फिर से दरवाजे की क्रैक से अंदर झांका। उसका चेहरा पूरी कंफ्यूजन से भरा हुआ था। मेरी सिस्टर, वो सो रही है। तीनों चेहरे डिसबिलीफ में एक दूसरे को देखने लगे। वो कंडीशन जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने सबसे स्टबन इंसोम्निया केसेस में से एक बताया था, उसे एक अनलेबल्ड एसेंशियल ऑयल की छोटी सी बॉटल ने ठीक कर दिया था। होली मदर, अच्छा हुआ मैं जल्दी बाहर आ गया। अगर मैंने उसे जगा दिया होता तो दुनिया खत्म हो जाती। लियो ने धीरे से विस्पर किया। मैं निकल रहा हूँ। जैक्स चाहे टैकी लूजर हो, लेकिन लगता है उसका कुछ यूज तो है। कम से कम वो उसकी सिस्टर को सुला सकता था, लेकिन आज की ह्यूमिलिएशन का बदला वो सूनर और लेटर जरूर लेगा। दूसरी बीटिंग से मुश्किल से बचने के बाद लियो का मूड थोड़ा फ्रेश था। हालांकि उसका शरीर अभी भी दर्द से भरा था। उसे सहारा देकर कार तक ले जाया गया और वो मूना शेडो एस्टेट से निकल गया। जब जैक्स सोती हुई लिलीथ को उठाकर मास्टर बेडरूम की तरफ ले जा रहा था, तब हॉलवे में उसकी मुलाकात मिस्टर स्टर्लिंग से हुई। बटलर ने उसे ऐसे देखा जैसे उसके अंदर फादरली प्राइड, एडमिरेशन और ग्रैटिट्यूड सब कुछ मिला हुआ हो। ये अच्छा है, स्टर्लिंग मन ही मन सोचने लगा। 2 साइकोस को सर्व करना बहुत पेनफुल था। अब अगर दोनों के एपिसोड्स अलग अलग समय पर आएंगे तो साल के आखिर तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बिलियंस बच जाएंगे। ये मनी सेविंग। जैक्स ने लिलिथ को धीरे से बड़े सॉफ्ट बेड पर लिटा दिया। उसने उसके गाल से डार्क रेड हेयर की एक लट हटाई। नींद में उसकी डे टाइम कोल्ड ब्रूटैलिटी पूरी तरह गायब थी। अब वो बस अपनी उम्र की एक इनोसेंट और प्योर लड़की जैसी लग रही थी। जैक्स नीचे झुका और उसके पेटल लाइक लिप्स पर सॉफ्ट किस किया। लिली, आई एम सॉरी। हमारी पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें जो दर्द दिया उसके लिए सॉरी। तुम्हारे प्यार को मैंने कुचल दिया उसके लिए सॉरी। और उस आग में तुम्हें अपने साथ मरने दिया उसके लिए भी सॉरी। लेकिन इस जिंदगी में मैं अपनी बाकी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा दूंगा कि मुझे चुनकर तुमने कोई गलती नहीं की। जैक्स खड़ा हुआ और अपने लगेज की तरफ गया, जिसे वो पहले ही मास्टर स्वीट में शिफ्ट कर चुका था। कमरा बहुत विशाल था। उसमें पार्टीशन ऑफिस एरिया, वॉक इन क्लोजेट और इवन मीडिया रूम भी था। ऑफिस स्पेस में उसके लिए भी एक डेस्क रखा हुआ था। वो डेस्क लिलिथ ने बहुत पहले तैयार करवाया था। वो बिल्कुल उसके डेस्क जैसा था और ठीक उसके बगल में रखा गया था। उसका स्कूल गर्ल क्रश पूरी तरह साफ दिख रहा था। पिछली जिंदगी में जैक्स को ये सब डिस्गस्टिंग लगा था। उसने सैंडलवुड डेस्क पर एक्स मार दिया था और लिलिथ के सामने उसे जला दिया था। लेकिन इस बार वो डेस्क के सामने खड़ा होकर उसकी सरफेस पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। कॉर्नर पर एंशियंट आर्टिस्टिक सील स्क्रिप्ट में 2 कैरेक्टर्स कार्व किए गए थे। जैक स्पियर्स। ये एक ऐसा गिफ्ट था जो बहुत केयर से तैयार किया गया था। उसने उसका नाम कार्व किया था, लेकिन ऐसे स्क्रिप्ट में जिसे वो शायद पहचान न पाए। वो बहुत ऑब्वियस होने से डरती थी। वो सच में बहुत ज्यादा उससे प्यार करती थी। जैक्स के गले में एक भारी लंप सा बन गया। उसे ग्रो करना था, अपना खुद का एम्पायर बनाना था, ताकि वो अपनी ब्यूटीफुल लेकिन ब्रोकन वाइफ के बराबर खड़ा हो सके। जैक्स ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर एक हाईली एनक्रिप्टेड फाइनेंशियल प्रपोजल खुला हुआ था। वही प्रपोजल जिसके लिए उसने पूरे 1 हफ्ते तक लगातार ऑल नाइटर मारा था, सिर्फ मॉर्गन के लिए। उसे पता था कि यह पहले ही पियर्स फाइनेंशियल के इंटरनल सिस्टम में अपलोड हो चुका है, लेकिन वो मॉर्गन को भी अच्छी तरह जानता था। उसे डिटेल्स से मतलब नहीं होता था, उसे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए होते थे। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर गई। प्रपोजल के ऑथर नेम को बदल दिया गया था, केलेब पियर्स। जैक्स ने कोई सरप्राइज शो नहीं किया। मॉर्गन ने खुद इसकी परमिशन दी होगी। केलेब अभी जूनियर था। उसे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और अपने नाम पर बड़ी अचीवमेंट चाहिए थी। अगर ये प्रपोजल किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर लेता तो केलेब की वैल्यू स्काई रॉकेट कर जाती। पिछली जिंदगी में केलेब की बेगिंग पर जैक्स ने क्रेडिट उसे दे दिया था और उसी अचीवमेंट को इस्तेमाल करके केलेब
ने जैक्स को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंसी से बाहर कर दिया था जब वो पहले से एक्सपल्शन के एज पर था, लेकिन इस बार जैक्स का एक्सप्रेशन शांत था। उसे ये सब पहले से एक्सपेक्टेड था। पिछली जिंदगी की सारी सैक्रिफाइसेस, अब उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे उसने डॉग्स के झुंड को खाना खिलाया हो। लेकिन अब समय आ गया था उन डॉग्स को खत्म करने का। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चलने लगी कि सिर्फ ब्लर दिखाई दे रहा था। कोड की स्ट्रिंग स्क्रीन पर फ्लैश होने लगी, फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसकी डार्क ब्राउन आईज में एक डीप नोइंग रिपल फैल गया। जैक स्पियर्स कभी मीडियम और टैलेंट नहीं था, वो बस फैमिली के प्यार के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने खुद को विलिंगली डिवोर होने दिया। उसी समय पियर्स फाइनेंशियल ग्रुप के सीईओ ऑफिस में देर रात काम कर रही मॉर्गन पियर्स हॉरर में अपनी स्क्रीन को देख रही थी। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन अचानक ब्लैक हुई, फिर वापस फ्लिकर करके ऑन हुई। उसने पैनिक में इंटरनल सिस्टम चेक किया। केलेब वाला नया फाइनेंशियल प्रपोजल गायब था और सारे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट से रिप्लेस हो चुके थे। मॉर्गन पूरी तरह पैनिक में आ गई। उसने तुरंत अपने फादर को कॉल किया, फिर हैकर्स की पूरी टीम कांटेक्ट की ताकि फाइल्स रिकवर की जा सकें। उसके बाद उसने केलेब को फोन किया। उसने स्टोलन प्रपोजल के बारे में बताया और पूछा क्या उसके पास बैकअप है। आखिर उसने केलेब को पियर्स फाइनेंशियल के एन्क्रिप्टेड आर्काइव्स का फुल एक्सेस दिया हुआ था। हालांकि केलेब की हेल्थ खराब थी, लेकिन उसका माइंड ब्रिलियंट था। कॉलेज जूनियर होने के बावजूद उसने मॉर्गन की काउंटलेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इसीलिए वो उस पर पूरी तरह ट्रस्ट करती थी। उसकी नजर में केलेब ऑलमोस्ट फ्लॉलेस था, बस उसकी हेल्थ ही एक प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ केलेब, जिसका अभी अभी फीवर उतरा था, शॉक्ड रह गया। फिर जैसे उसे अचानक कुछ रियलाइज हुआ हो, वो हेजिटेट करने लगा। मॉर्गन, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो प्रॉमिस करो कि तुम जैक्स पर गुस्सा नहीं होगी। बस जैक्स का नाम सुनते ही मॉर्गन एक्सप्लोड कर गई। जैक्स, फिर वही स्कमबैग जैक्स, वो चीख उठी। 4 साल पहले हमने उसे घर में लिया था, उसे पॉवर्टी से बचाया था, उसे थैंकफुल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो हमेशा ट्रबल ही बना रहा, फैमिली के लिए कर्स और अब कंपनी के साथ भी खेल रहा है। लास्ट टाइम जब उसने स्कारलेट का डायमंड नेकलेस चुराया था, तब डैड को उसकी लेग्स तोड़ देनी चाहिए थी, तभी उसे लेसन मिलता। एलिगेंट सीईओ होने के बावजूद मॉर्गन अपने सिबलिंग्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी और जैक्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा थॉर्न था। फाइल्स खोने का प्रेशर उसके ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। उसके नर्व्स ब्रेकिंग पॉइंट तक स्ट्रेच हो चुके थे। उसने फिंगर्स अपनी टेम्पल्स पर दबाई, सिर में स्टैबिंग पेन दौड़ गया। तभी फोन से केलेब की जेंटल वॉइस आई, मॉर्गन, जैक्स शायद बस मजाक कर रहा है, हाइड एंड सीक खेल रहा होगा, डोंट वरी, मुझे यकीन है उसके पास फ्लैश ड्राइव में बैकअप होगा। वो अभी बस मुझसे नाराज है। कल मैं यूनिवर्सिटी जाकर उससे बात करूंगा और कंपनी के लिए उसे वापस देने के लिए कन्विंस करूंगा। केलेब की बातें जैसे लाइफ लाइन बन गई। मॉर्गन ने शेकी ब्रेथ छोड़ी। केलेब, इस फैमिली में सिर्फ तुम ही थॉटफुल और वेल बिहेव्ड हो, तुम ही मेरा सपोर्ट हो। जैक्स तुम्हारे बूट्स लिक करने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो थग है। मुझे डर है वो तुम्हें हर्ट करेगा। मैं अपने 2 बेस्ट बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ भेजूंगी। अगर उसने फ्लैश ड्राइव वापस नहीं दी तो वो उसे लेसन सिखा देंगे। कॉल खत्म होने के बाद मॉर्गन की स्ट्रेस इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन फिर से फ्लेयर अप हो गई और इस बार पहले से भी ज्यादा डेंजरस थी। वो मुश्किल से हेल्प के लिए कॉल कर पाई। उससे पहले ही उसका शरीर कोलैप्स होने लगा। समवन हेल्प! ड्यूटी पर मौजूद एम्प्लॉय तुरंत अंदर दौड़कर आया और उसे सोफा तक सहारा देकर ले गया। मॉर्गन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग 2 हिस्सों में फट रहा हो। उसकी धुंधली नजरों के सामने एम्प्लॉयज के चेहरे तैर रहे थे। उसी हेज में उसे जैसे कोई फैमिलियर फिगर दिखाई दिया। जैक्स, उसने वीक आवाज में कहा, काल्मिंग ऑयल लाओ, मेरे सिर की मसाज करो, बहुत दर्द हो रहा है। नाम उसके मुंह से खुद निकल गया, लेकिन अगले ही पल वो फ्रीज हो गई। जैक्स, वो मॉन्स्टर तो घर छोड़कर जा चुका था। उसने साफ कह दिया था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मॉर्गन उसे अच्छी तरह जानती थी। उसके हिसाब से ये बस टैंट्रम था, फैमिली का अटेंशन पाने का तरीका, केलेब से अफेक्शन कंपीट करने का तरीका। कुछ दिनों बाद वो खुद क्रॉलिंग बैक आएगा, फॉरगिवनेस मांगेगा, फिर से गुड लिटिल ब्रदर बनने का एक्ट करेगा। उसे मानना पड़ा, कभी कभी वो सच में उसके ओबीडियंट बिहेवियर से ऑलमोस्ट फूल्ड हो जाती थी। पहले जैक्स उसकी कंडीशन याद रखता था, हर महीने ऑफिस आता था और उसकी क्रॉनिक पेन कम करता था। उसके हिसाब से अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। मॉर्गन बस वेट करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि इस बार वापस घर आने के लिए वो कौन सा पैथेटिक प्राइस चुकाएगा। मिस पियर्स, आप किसे बुला रही थी? उसकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एलेक्स ने कंसर्न से पूछा। क्या आप ठीक हैं? मॉर्गन ने फॉरहेड दबाया और खुद को संभालने की कोशिश की। आई एम फाइन
फाइन, कैबिनेट चेक करो, वहां अनलेबल्ड ऑयल की बोतल है क्या? दर्द अनबेरेबल हो चुका था। जैक्स के बारे में वो बाद में सोच सकती थी। एलेक्स ने कैबिनेट सर्च किया, फिर उसने एम्प्टी बोतल उठाकर दिखाई। मिस पियर्स, इसमें ऑयल नहीं है, काफी समय से एम्प्टी है। अपनी बात प्रूफ करने के लिए उसने कैप खोलकर बोतल उलटी कर दी। एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। उस पल किसी अजीब वजह से मॉर्गन के अंदर इरिटेशन और पैनिक की लहर तोड़ गई। एम्प्टी। उसकी फिंगर्स इंस्टिंक्टिवली मुड़ गईं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को पकड़ना चाहती हो जो अब वहां नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की कोई इग्नोर्ड चीज, जिसे उसने जानबूझकर माइंड के किसी कोने में धकेल दिया था, धीरे धीरे खत्म हो चुकी हो। लेकिन अभी उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। अगले दिन काल्मिंग ऑयल के बिना मॉर्गन की हालत और खराब हो गई। आखिरकार उसे हॉस्पिटल में ड्रिप पर डालना पड़ा। उसका पूरा शरीर कोल्ड स्वेट से भीगा हुआ था। उसका असिस्टेंट एलेक्स उसके पास खड़ा था और अपनी यूजुअली पावरफुल बॉस की हालत देखकर शॉक्ड था। पियर्स फाइनेंशियल की सीईओ होने के नाते मॉर्गन हमेशा कॉन्फिडेंस और एलिगेंस की परफेक्ट इमेज लगती थी। कस्टम टेलर्ड सूट, एक्सक्विजिट ज्वेलरी, कूल और अनटचेबल डिमीनर। लेकिन अब उसकी परफेक्ट अपीयरेंस पूरी तरह बिखर चुकी थी। आंखें ब्लडशॉट थीं, होठ सूख कर फट चुके थे। वो कंप्लीट ब्रेकडाउन के एज पर लग रही थी। फिर भी उसकी अथॉरिटी कायम थी। एलेक्स, उसने भारी आवाज में कहा, कैलेब को फोन करो, उसे यहाँ आने को कहो। उसके नर्व्स पूरी तरह टूट चुके थे। पहले जब कैलेब ऑफिस आता था तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही उसके हेडेक्स कम हो जाते थे। इसीलिए उसने खुद को कन्विंस कर लिया था कि कैलेब फैमिली का लकी स्टार है। लेकिन पिछली बार जब वो आया था तब उसे वो फैमिलियर काल्मिंग इफेक्ट महसूस नहीं हुआ था। उसने उसे सिर्फ टायर्डनेस समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन अब एपिसोड के बीच में उसे अपनी थ्योरी टेस्ट करनी थी। क्या सच में कैलेब की ऑरा उसे काल्म करती थी या फिर जैक्स का ऑयल? अपने दिल में वो अभी भी मानती थी कि आंसर कैलेब ही है। उसका प्राइड उसे एडमिट नहीं करने देता था कि शायद वो गलत थी। वैसे भी कैलेब ट्रेडिशनल मेडिसिन के मिस्टीरियस मास्टर से सीख चुका था। और जैक्स, उसे क्या आता था? शायद सिर्फ फार्म एनिमल्स के लिए वीड्स पहचानना। दोनों के बीच का गैप एक कैज़म जैसा था। उसने टेम्पल्स दबाए। मैं सच में बहुत सिक हूँ, उसने सोचा। जो मैं ये तक सोच रही हूँ कि जैक्स की एम्योर मसाज ने मेरी मदद की थी। और वो एम्पटी बॉटल, क्या उसने खुद ही उसे फेंकने को नहीं कहा था? वो तो अनलेबल्ड होममेड कंकॉक्शन था। वो सिर्फ हाई एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी। वो ऑयल तो उसने बस जैक्स की फीलिंग्स हर्ट ना हो इसलिए यूज करने का नाटक किया था। और उसके जाने के बाद एलेक्स से उसे थ्रो अवे करवा दिया था। उसी समय एलेनोर पियर्स अपनी ट्रिप से लौटकर घर पहुंची। घर आते ही उसने अपने सबसे छोटे बेटे की हालत देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी युद्ध से वापस आया हो। उसने तुरंत उसे सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल के वीआईपी सूट में एडमिट करवा दिया। मॉम, मैं सच में ठीक हूँ, कैलेब ने हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए इंसिस्ट किया। उसके चेहरे पर पड़े ब्रूजेस अब हल्के पड़ने लगे थे। जैक्स शायद बस एस्टर्स के बीच मेरी जगह लेने वाली बात से फ्रस्ट्रेटेड था। उसने बस अपना गुस्सा निकाला है, अब तो दर्द भी नहीं हो रहा। एलेनोर उसके पास बैठी थी। उसके एलिगेंट और वेल प्रिजर्व्ड चेहरे पर अपने दूसरे बेटे के लिए सिर्फ एंगर और डिस्गस्ट था। कैलेब, मुझे पता है तुम हमेशा काइंड और फॉरगिविंग रहे हो, लेकिन अच्छे लोगों का फायदा उठाया जाता है। उस वाइल्ड बॉय ने फिर तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत की। लगता है फैमिली चैपल में 3 दिन नील करवाना काफी नहीं था। इस बार मैं खुद बेल्ट से उसे लेसन सिखाऊंगी, रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगी। जैक्स का ख्याल आते ही एलेनोर को शेम महसूस होती थी। कैलेब वो बेटा था जिसे उसने खुद रेस किया था, परफेक्ट जेंटलमैन। लेकिन जैक्स, जब वो 17 साल की उम्र में घर आया था तब वो फिल्थी हालत में था। उसके कपड़े पैच्ड और रैगेड थे, जैसे कोई ट्रैश हीप से निकला बेगर हो। उसे यकीन ही नहीं हुआ था कि आज के समय में कोई इतना गरीब भी हो सकता है। उसे तुरंत लगा था कि ये सब एक्ट है, सिंपैथी लेने का तरीका, कैलेब को आइसोलेट करने की चाल। और जल्दी ही उसकी सस्पिशंस कंफर्म भी हो गई। जैक्स बुरी आदतों से भरा हुआ था, लायर, थीफ और यहाँ तक कि गैम्बलिंग में भी इन्वॉल्व था। पियर्स फैमिली जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करती थी वही। उसकी नजर में जैक्स पूरी तरह रोटन था। लेकिन ब्लड तो ब्लड था, उसने उसे जन्म दिया था, इसलिए उसे डिसिप्लिन करना उसकी ड्यूटी थी। तभी उसकी 5th डॉटर सियारा कमरे में आई। कैलेब का चेहरा देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ब्रूजेस पहले से भी वर्स लग रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फिर जैक्स पर लौट आया। मॉम, मुझे नहीं लगता आपको मौका मिलेगा, सियरा ने कैजुअली कहा। जैक्स घर छोड़ चुका है। उसने कहा है कि वो फैमिली से सारे टाइज खत्म कर रहा है। एलेनोर थोड़ा शॉक्ड हुई, लेकिन उसका एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो गया। ऑफ कोर्स उसने ऐसा ही किया होगा, वो एक मनहूस है, बिल्कुल उसी फॉर्च्यून टेलर की बातों जैसा, जहां भी जाता है डिजास्टर लेकर आता है। पहले कैलेब को हर्ट किया और फिर पनिशमेंट से बचने के लिए भाग गया। मैंने सोचा था
उससे ज्यादा समझदार होगा। कमरे में किसी को भी ये अजीब नहीं लगा कि एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे बोल रही थी। सबके लिए ये नॉर्मल था। सियरा ने भी सहमति में सिर हिलाया। जैक्स के जाने का वो पल अभी तक उसके दिमाग में चुभ रहा था, जब वो उनसे दूर होकर इतना रिलीव्ड लग रहा था। आप सही कह रही हैं मॉम, अगर हमने उसे डिसिप्लिन नहीं किया तो वो बाहर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और फैमिली नेम खराब करेगा। सियरा पूरी तरह कर्सेस पर बिलीव नहीं करती थी, लेकिन एक बात सच थी, जैक्स के वापस आने से पहले केलेब हेल्थी था और ग्रैंडफादर भी एनर्जेटिक थे। अब केलेब बीमार था और ग्रैंडफादर नर्सिंग होम में खुद को सबसे दूर रख चुके थे। ग्रैंडमदर हमेशा कहती थी कि जैक्स की मौजूदगी फैमिली के लिए एक बैड ओमेन है, उसे घर से निकाल नहीं सकते थे वरना रेपुटेशन खराब होती। खासकर इसलिए क्योंकि ग्रैंडफादर सपोजिडली जैक्स की बैड लक के बावजूद हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करते थे। इसलिए उन्होंने उसे एटिक में शिफ्ट कर दिया और उसके कमरे की क्लेंजिंग तक करवाई। धीरे धीरे सियरा ने भी इसे सच मान लिया था। इसी वजह से जब केलेब को ब्लड चाहिए होता था तब उसे कभी जैक्स पर पिटी नहीं आती थी। जैसा ग्रैंड मदर कहती थी, जैक्स ब्लड डोनेट नहीं कर रहा, वो अपना डेट चुका रहा है। मॉम मॉम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, केलेब ने कमजोर आवाज में कहा। उसका चेहरा अचानक डरावना पेल हो गया था। सियरा हेल्प मी। उसके गाल पर पड़ा लाल हैंडप्रिंट और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। एलेनोर का दिल कस गया। क्विक, डॉक्टर को बुलाओ। उसने घबरा कर तुरंत कॉल बटन दबाया। सियर, किंगस्टन जाओ और जैक्स को लेकर आओ। उससे कहना मैं उसे आदेश दे रही हूँ वापस आने का। मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, ये डेट उसे चुकाना ही होगा। केलेब का रेयर ब्लड टाइप पी टाइप जैक्स के घर आने के बाद डेवलप हुआ था। एक ही फैमिली में दो लोगों का सेम रेयर ब्लड टाइप होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ और उसी दिन से जैक्स केलेब का पर्सनल ब्लड बैंक बन गया। हेल्दी बड़ा भाई होने के नाते ये उसका ड्यूटी था, लेकिन किसी ने कभी उसे थैंक यू तक नहीं कहा। डोंट वरी मॉम, मैं अभी जाती हूँ। सियरा की आवाज ठंडी थी। केलेब के लिए जरूरत पड़ी तो मैं उसे घसीट कर यहाँ लेकर आऊंगी। इतना कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही सियरा बाहर निकली उसी समय एलेक्स वीआईपी विंग में पहुंचा। वह ठीक समय पर आया था क्योंकि उसने डॉक्टर्स को जल्दी जल्दी केलेब के रूम में भागते देखा। उसने तुरंत मॉर्गन को कॉल करके सिचुएशन बतानी शुरू की, लेकिन तभी एलेनोर ने उसे रोक दिया। एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स ने मॉर्गन की हालत के बारे में बताया। आई सी, एलेनोर ने बिल्कुल डिसमिसिव टोन में कहा। मॉर्गन हमेशा स्ट्रांग रही है, बस छोटी मोटी तबीयत खराब हुई होगी। मैं अभी उससे मिलने नहीं जाऊंगी। केलेब को अभी सर्जरी में ले जाया गया है, उसकी माँ होने के नाते मुझे उसके पास रहना होगा। फिर उसने कोल्ड आवाज में कहा, तुम मॉर्गन से कहना जैसे ही वो बेटर फील करे यहाँ आकर मेरे साथ वेट करे। वो बड़ी बहन है, उसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अपने भाई का केयर कैसे करते हैं। मॉर्गन ने एलेक्स के ईयर पीस से हर शब्द साफ साफ सुन लिया। तो अपनी ही फैमिली के लिए अनइम्पोर्टेंट होने का एहसास ऐसा होता है। ये फीलिंग उसके लिए नई नहीं थी। उसे वो दिन याद आया जब जैक्स अपनी माँ के लिए ग्लो इन द डार्क स्टार्स लगाते समय सेकंड फ्लोर विंडो से गिर गया था। उसके शरीर में कई फ्रैक्चर्स हुए थे, लेकिन फैमिली ने उसे ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया था। सब केलेब के आसपास बिजी थे क्योंकि उसे उस समय हल्का सा कोल्ड हुआ था। मॉर्गन को लगा था कि उसे जैक्स को देखने जाना चाहिए, लेकिन एलेनोर ने उसे रोक दिया था। उसने अक्यूज किया था कि जैक्स सिंपैथी पाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है ताकि केलेब से अटेंशन छीन सके। किसी को भी उससे मिलने की परमिशन नहीं दी गई। 1 महीने बाद जैक्स क्रूचेस के सहारे घर लौटा। उसका शरीर डरावने स्कार से भरा हुआ था। तब जाकर मॉर्गन को अमाए से पता चला कि जैक्स इसीलिए गिरा था क्योंकि किसी ने जानबूझकर जमीन पर बनाना पील्स फेंके थे। उसे स्कारलेट पर शक हुआ था, लेकिन फैमिली हार्मनी बनाए रखने के लिए उसने कुछ नहीं कहा। वो अपनी माँ को स्टार्स वाली सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन वो बिजी थी, या शायद उसे जैक्स के सेल्फलेस एक्ट्स पसंद आते थे और उसने सोचा कि एक टफ लड़के के लिए रिकवरी का 1 महीना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब हॉस्पिटल बेड पर अकेले बैठी हुई सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे पहली बार थोड़ा एहसास हुआ कि जैक्स ने क्या सहा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका प्राइड उसे अपॉलॉजी करने नहीं दे रहा था। कुछ दिनों में वो ऑफिस आएगा मुझे मसाज देने, उसने सोचा। तब मैं ग्रेसफुली उसे मौका दे सकती हूँ कि वो फैमिली से अपॉलोजाइज करे। शायद वही मेरा तरीका होगा उसे कंपेंसेट करने का। उसने सब प्लान कर लिया था, लेकिन इस बार किसी वजह से उसके अंदर एक अजीब डर बैठ गया था। लिलित ने बहुत लंबे समय बाद इतनी पीसफुली नींद ली थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई। वो सच में सोई थी और कल रात उसे कोई एपिसोड भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। वार्म डुवे के नीचे एक फेमिलियर बड़ी हैंड उसकी पतली वेस्ट के चारों ओर लिपटी हुई थी। उनकी स्किन सीधे टच हो रही थी। उसकी खुशबू उसे पूरी तरह घेर चुकी थी। वो जैक्स था। लिलित बिल्कुल हिली तक नहीं। उसे डर था कि कहीं ये सपना ना हो, ऐसा सपना जो खत्म होते ही उसे फिर जैक्स की कोल्ड बैग दिखाए जो हमेशा बेड के किनारे दूर जाकर सोता था। तभी वो हिला। उसकी वेस्ट पर रखा हाथ धीरे धीरे ऊपर की
तरफ बढ़ने लगा। लिलित फ्रीज हो गई। जैक्स समझ चुका था कि वो जाग चुकी है। वो उसके शरीर की टेंशन महसूस कर सकता था। जानबूझकर उसने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां पहले उसके चीक को छूती हुई नीचे स्लेंडर नेक तक पहुंची। उसकी उंगलियों के रफ कैलसेस से लिलित के शरीर में हल्की कंपी दौड़ गई। टिकलिश लिली, उसने धीमी भरी आवाज में कहा। उसका खुद का थ्रोट भी सूख गया था। पूरी रात वो बस उसे सोते हुए देखता रहा था। सोते समय लिलित बिल्कुल एक हार्मलेस किटन जैसी लग रही थी। वो उसकी बाहों में खुद को छुपा रही थी। उसके हाथ मासूम लेकिन पॉजेसिव क्यूरियोसिटी के साथ उसके शरीर पर घूम रहे थे। पूरी रात जैक्स ने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था कि वो उसे जगा न दे, लेकिन उसके वॉन्डरिंग हैंड्स एक अलग ही टॉर्चर थे। आखिरकार उसे लिलीत को अपनी चेस्ट से कसकर लगाना पड़ा ताकि उसके हाथ उसकी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस ना कर सके। रात की खामोशी में वो बस उसका पीसफुल चेहरा देखता रहा। जब उसके सारे डिफेंसेस हट जाते थे तब वो इतनी प्योर और हार्ट ब्रेकिंगली वल्नरेबल लगती थी। पिछली जिंदगी में मैं कितना ब्लाइंड था, उसने सोचा, जो ऐसी ब्यूटीफुल लेकिन टूटी हुई औरत को छोड़कर क्लोए जैसी स्नेक के पीछे भागा। अब लिलित की आंखें खुल चुकी थीं। उनमें हल्का डर था, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही हो कि उसकी बाहों में जागने के लिए उसे बेड से बाहर फेंक दिया जाएगा। न्यूयॉर्क बिजनेस वर्ल्ड की रूथलेस क्वीन उसके सामने किसी डिवोटी जैसी लग रही थी। एक आदमी होने के नाते जैक्स के अंदर प्राइड की फीलिंग उठी, लेकिन वो जानता था ये गलत था। लिलित बस उसे खोने से डरी हुई थी। उसे उसके डर का मजा नहीं लेना चाहिए था। उसे सिक्योरिटी देनी थी। थोड़ा, लिलित ने धीरे से जवाब दिया। जैक्स हल्का हंसा। उसने प्लेफुल तरीके से उसकी नेक स्क्रैच की ताकि उसका टेंशन कम हो जाए। उठने का टाइम हो गया है। नेथन और मिस्टर स्टर्लिंग शायद हॉलवे में घूम घूम कर फ्लोर घिस चुके होंगे। असल में सुबह 6 बजे से ही मिस्टर स्टर्लिंग कॉरिडोर में एक कोने से दूसरे कोने तक घूम रहा था और एक्सपेंसिव वॉल टाइल्स को देखकर ड्रामेटिक आवाज में बोल रहा था, ओ नेथन, मेरे प्रिय कॉन्फिडेंट। एक बटलर जिसे उसकी मिस्ट्रेस ने समन ना किया हो, वो ऐसे रिजेक्टेड कोर्टियर जैसा होता है जिसे अपने लोनली पैलेस प्रिजन में फ्लोर टाइल्स गिनने छोड़ दिया गया हो। नेथन सुबह से ही दरवाजे के पास क्रॉस लेग्ड बैठा था। उसने बस लंबी सांस छोड़ी। ये आदमी गया काम से, तुम्हें चिंता नहीं हो रही? स्टर्लिंग ने पूछा। नो, नेथन ने कामली जवाब दिया। मिस एस्टर ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमें वेट करना चाहिए। एस्टर कॉर्पोरेशन के कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिन पर लिलित का फाइनल डिसीजन जरूरी था। फाइल्स इतनी टॉप सीक्रेट थीं कि नेथन और स्टर्लिंग तक उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते थे। लिलित का दिल कांटों से भरे फोर्ट्रेस जैसा था और उसकी की सिर्फ जैक्स के पास थी। कमरे के अंदर जैक्स का माहौल हल्का करने वाला एक्ट अब बेकार हो चुका था, क्योंकि जैसे ही लिलित पूरी तरह जागी, वो इनोसेंट किटन गायब हो गई। उसकी जगह एक डेंजरस मेडुसा वापस आ चुकी थी। उसके डार्क रेड हेयर बिस्तर पर फैले हुए थे, मिस्टीरियस और टेम्पटिंग। सिल्क नाइट गाउन उसकी वेस्ट के आसपास ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे कोई पॉइजनस फ्लावर खिल रहा हो। वो अपने हंगर को बिल्कुल हाइड नहीं कर पा रही थी। चाहे जैक्स अभी एक्टिंग ही क्यों ना कर रहा हो, वो पूरी तरह उसके ट्रैप में फंस चुकी थी। उसकी क्रिम्सन फ्लेक्ड आईज में फियरस पॉजिटिवनेस चमक उठी। वो उसके ऊपर झुक गई। उसके होंठ ड्यू कवर्ड पेटल्स जैसे लग रहे थे। जैक्स, आई एम हंग्री। उसकी भारी आवाज सिल्क में लिपटे कमांड जैसी थी। जैक्स ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, हंग्री फॉर मी। रीबर्थ के बाद धीरे धीरे उसका लिलीत से डर खत्म होने लगा था। अब वो उसकी लैंग्वेज समझने लगा था। बस एक नजर काफी थी। यस। अगले ही पल उसने उसके होठों को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई एडिक्ट अपनी ड्रग पाले। वो डेस्परेट थी, पॉजेसिव, डिमांडिंग। कुछ ही सेकंड्स में जैक्स पूरी तरह उसके नीचे दब चुका था, लेकिन फिर उसने समहाउ सिचुएशन पलट दी। वो अपनी वाइफ के सामने कई चीजों में हार मान सकता था, लेकिन कुछ बैटलफील्ड्स ऐसे होते हैं जहां एक आदमी को कंट्रोल लेना ही पड़ता है। 2 घंटे बाद जैक्स बाथरूम से बाहर निकला। उसके पैर तक कांप रहे थे। डैम इट, उसने मन ही मन सोचा, अगर किलेब मेरा इतना ब्लड ना लेता तो मैं मशीन बन चुका होता। उसे दोबारा ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी और सबसे जरूरी, उसे अपनी स्ट्रेंथ वापस बिल्ड करनी होगी। जब वो बाहर आया, लिलित पहले ही तैयार होकर वैनिटी के सामने बैठी थी। बिना मेकअप के भी वो ब्रेथ टेकिंग लगती थी, लेकिन हल्का प्रोफेशनल मेकअप उसके चेहरे को और शार्प बना रहा था। मास्टर बेडरूम का दरवाजा आखिरकार दोपहर के 2 बजे खुला। लिलित बाहर निकली। वो फ्रेश और एनर्जेटिक लग रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। कई सालों बाद पहली बार मून शैडो एस्टेट का भारी एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का महसूस हुआ। मिस्टर स्टर्लिंग तो इतना इमोशनल हो गया कि लगभग रो पड़ता। माय गॉड, बहुत समय हो गया उसे ऐसे मुस्कुराते देखे। एक पल बाद दरवाजा फिर खुला। जैक्स बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल ऑपोजिट थी। एक जवान आदमी होने के बावजूद उसका चेहरा पेल था, होंठों का कलर उड़ चुका था। वो पूरी तरह ड्रेन्ड लग रहा था।
नेथन उसके पास से गुजरते हुए बोला, इंडीड, बहुत समय बाद मिस एस्टर इतनी सेटिस्फाइड दिख रही हैं। मिस्टर स्टर्लिंग ने आंखें झपकाई। मास्टर जैक्स, आप ठीक हैं? अभी भी चल सकते हैं? उसके चेहरे पर मिस्चिवस ग्रिन फैल गई। व्हाट डू यू थिंक? जैक्स ने तुरंत जवाब दिया। ऑब्वियसली वो ठीक नहीं था। उसे लग रहा था वो कभी भी गिर जाएगा, लेकिन एक आदमी की प्राइड बहुत डेंजरस चीज होती है, और उसकी प्राइड चिल्ला रही थी। एक आदमी कभी डिफीट एडमिट नहीं करता। आई थिंक आपको जिनसेंग का शॉट चाहिए, स्टर्लिंग ने बड़े विजडम वाले अंदाज में कहा। 1 शॉट आपको एनर्जेटिक करेगा, 2 शॉट्स आपको चलते रखेगा, और 3 शॉट्स। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जैक्स ने उसके सिर पर हल्की स्मैक मार दी। जिनसेंग रहने दो, उसने मुश्किल से ताकत जुटाकर कहा। तुम इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय हो मिस्टर स्टर्लिंग, इसे बोनस समझ लो। स्टर्लिंग प्रोटेस्ट करता उससे पहले नेथन बीच में आ गया। मास्टर जैक्स, लंच तैयार है, सब कुछ बहुत फोर्टिफाइंग है, आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। फिर उसने धीरे से जैक्स को डाइनिंग रूम की तरफ गाइड किया। तभी लिलिथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके डार्क रेड हेयर वाटरफॉल की तरह बह रहे थे। उसने शार्प बिजनेस सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके होठों की कर्व अनयूजुअली सॉफ्ट थी। पूरे स्टाफ के शॉक के बीच वो सीधे किचन में चली गई। मिस एस्टर, आपको क्या चाहिए? हेड कुक मिसेस गेबल घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। किचन आपके लिए नहीं है, बस बता दीजिए आपको क्या चाहिए। लिलिथ कुछ पल रुकी। बचपन में वो कभी किचन में नहीं गई थी। वो एक पैम्प्ड प्रिंसेस थी। ऑर्गेनाइजेशन में फेंके जाने के बाद उसने सालों तक नॉर्मल खाना तक नहीं खाया था। इट्स फाइन, उसने धीमी आवाज में कहा, ये उसके लिए है, मैं खुद करना चाहती हूँ। मिसेस गेबल शॉक्ड होकर देखती रह गई। लिलिथ थोड़ी क्लमसी ग्रेस के साथ खुद जैक्स के लिए रिच ऑनेस्टर स्टू का बाउल भर रही थी। उसने ऑलरेडी नोटिस कर लिया था कि नेथन के ऑर्डर्स पर किचन ने कितनी इलैबोरेट फोर्टिफाइंग डिशेस तैयार की थी। वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। जब जैक्स डाइनिंग टेबल पर बैठा, लिलिथ ने खुद उसके सामने स्ट्यू रखा। जैक्स ने मुश्किल से निगलते हुए सोचा, ये क्या एग्जीक्यूशन से पहले लास्ट मील है? क्या उसे मुझे रिचार्ज करना है ताकि हम फिर अनदर राउंड जा सके? यू डोंट लाइक इट? लिलिथ की आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसके चेहरे की वार्मथ पल भर में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। जिस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अर्ज को वो इतनी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, वो फिर से उसके अंदर उठने लगी। टेबल पर रखे उसके हाथ कस गए। उसकी नकलस सफेद पड़ गई। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। पूरा स्टाफ फ्रीज हो गया। ओ गॉड, ये फिर शुरू हो गया। मिस्टर स्टर्लिंग ने तुरंत टेबल से प्राइसलेस एंटीक वेस उठा लिया। बाकी सर्वेंट्स भी क्वाइटली वैल्यूएबल्स हटाकर स्टोरेज रूम की तरफ ले जाने लगे। जैक्स तुरंत समझ गया कि लिलिथ ने गलत समझ लिया है। उसने जल्दी से जेंटल आवाज में कहा, मैं इसे कैसे डिसलाइक कर सकता हूँ? तुमने खुद मेरे लिए बनाया है, मैं बस ओवरवेलम्ड हूँ। तुम्हारी सेवा करना मेरा काम है, अपनी वाइफ का केयर करना मेरे लिए ऑनर है। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आंखों में मौजूद डेंजरस किलिंग इंटेंट धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह अनसर्टेनिटी आ गई, बिल्कुल उस बच्चे जैसी जिसे डांटा गया हो लेकिन फिर कैंडी ऑफर कर दी गई हो। जैक्स का दिल, जो अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था, अब थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगा। वो सच में बहुत आसानी से खुश हो जाती थी। उसे बस उसके पास रहना था और वो उसका पर्सनल ट्रैंक्विलाइजर बन जाता था, बाकी बची उसकी सारी डाउट्स खत्म करने के लिए। जैक्स ने बोल उठाया और पूरा स्ट्यू एक ही बार में खत्म कर दिया। फिर वो उठा, किचन में गया और दोबारा बोल भर कर लाया। उसने स्पून से थोड़ा स्ट्यू लिया, ध्यान से फूंक मारी, पहले खुद टेस्ट किया, फिर स्पून उसके होठों तक ले गया। अब चिंता मत करो, उसने सॉफ्ट आवाज में कहा, तुम जो भी मुझे देती हो मुझे सब पसंद है, और सबसे ज्यादा मुझे तुम पसंद हो। उस दोपहर लिलिथ ने पूरे 2 बोल स्ट्यू खाए। ये उसके लिए एक रिकॉर्ड था। दूसरी तरफ जैक्स खुद को पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस करते हुए सी क्यूकम्बर का पहाड़ और 2 बोल्स पिजन सूप खत्म कर गया। उसे अपनी वाइफ के लिए अपनी ताकत मेंटेन रखनी थी। उसने टाइम देखा, शाम होने वाली थी। तभी उसका फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। सैम के मैसेजेस थे। डूड, तू लिटरली मेरा हीरो है, लेकिन तू है कहां? डिसिप्लिनरी कमिटी तेरे एक्सपल्शन का अनाउंसमेंट करने वाली है। एडमिन ऑफिस वाले मेरे दोस्त ने फाइल प्रिंट होते देखी है। डीन 3 PM पर अनाउंस करेगा। दिस इज इनसेन। इतनी छोटी बात पर आज तक किसी को एक्सपेल नहीं किया गया। ऑब्वियसली वो बास्टर्ड लियो जूनियर रिवेंज ले रहा है। मैसेजेस पढ़ते ही जैक्स के स्टमक में एंजाइटी की गांठ सी बन गई। वो हिस्ट्री को दोबारा रिपीट नहीं होने दे सकता था। लिली, मुझे आज आफ्टरनून यूनिवर्सिटी जाना होगा, उसने उसकी तरफ मुड़कर कहा। क्या तुम मुझे ड्राइव करके ले चलोगी? उसे लिलिथ को सिक्योरिटी फील करवानी थी। अपने प्लान्स बताना ट्रस्ट की निशानी थी, और उसे साथ ले जाना उसके ओवर थिंकिंग को रोकने का तरीका। लिलिथ ने उसके शोल्डर के ऊपर से मैसेजेस पढ़ लिए थे। उसके अंदर पुरानी डार्क पॉजिटिवनेस की हल्की लहर उठी। वो चाहती थी कि उसे सच में एक्सपेल कर दिया जाए। वो चाहती थी कि उसके पास जाने की कोई जगह ना बचे, ताकि वो सिर्फ उसका बनकर रह जाए। लेकिन अगले ही पल उसने उस थॉट को दबा दिया, क्योंकि जैक्स ने खुद उससे साथ चलने को कहा था, भले सिर्फ ड्राइव करने के लिए। उसके दिल में जैसे छोटा सा डियर खुशी से उछलने लगा। उसका हाथ हल्का कांपा। यस आई विल, उसने मुश्किल से स्टेडी
आवाज में कहा, यू आर द बेस्ट लिली, आई लव यू। जैक्स मुस्कुराया। इतना खुश होकर उसने प्लेफुल तरीके से उसके बाल बिखेर दिए। पिछली जिंदगी में वो ऐसा करने से पहले अपना हाथ काट देना ज्यादा पसंद करता। लिलीत बिल्कुल स्टिल बैठी रही। उसके कानों तक हल्की लालिमा फैल गई। उसने कहा, वो उससे प्यार करता है, उसे उस जैसे मॉन्स्टर से। क्या वो सच में लव डिजर्व करती थी? उसकी स्टिफ पोस्चर देखकर जैक्स को हंसी आ गई। वो उसके बिल्कुल करीब झुक गया। क्या हुआ वाइफ? मैंने कहा ना आई लव यू, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसकी क्लीन मैस्कुलिन सेंट किसी इंटॉक्सिकेटिंग ल्यूर जैसी थी, लेकिन उसके वर्ड्स ने लिलित को इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठा दिया। रिवॉर्ड? क्या ये फिर कोई ट्रिक है उससे दूर जाने की? लेकिन इस बार जैक्स ने उसे ओवरथिंक करने का मौका नहीं दिया। वो सीधे झुका और उसके होठों को चूम लिया। एक सरप्राइजिंगली कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव किस। लिलित का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसके अंदर कुछ टूट गया। मून शैडो एस्टेट का पूरा स्टाफ सीक्रेटली सांस रोके खड़ा था। होली क्रैप, उसने साइको को किस कर लिया। किस ज्यादा लंबा नहीं था, बस हल्का और जेंटल प्रेस। जैक्स थोड़ा शाय होकर पीछे हटा, लेकिन उसे एक्शन से लिलित को स्टेबलाइज करना था और यह तरीका शॉकिंगली इफेक्टिव निकला। अगले ही पल लिलित ने हाथ के एक इशारे से सारे सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया। 30 सेकंड से भी कम समय में पूरा रूम खाली हो गया। जैक्स ने ब्लिंक किया। क्या मून शैडो एस्टेट में सबको टेलीपोर्ट करना आता है? स्टाफ का जीवन मंत्र, कावर्डिस इज अ सुपर पावर। अगले ही पल लिलित खड़ी हुई। उसने जैक्स को डाइनिंग टेबल के अगेंस्ट धक्का दिया। बर्तन इधर उधर बिखर गए और फिर उसके किसेस लगातार उस पर बरसने लगे। फॉरहेड, आईज, नोज और आखिर में लिप। उसकी सारी दबाई हुई पॉजेसिव हंगर अब बाहर आ चुकी थी। जैक्स ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी बैक सहला रहा था, जबकि वो खुद को उस स्टॉर्म के हवाले कर चुका था। उसकी किस फियर्स थी, ऑलमोस्ट ब्रूजिंग, जैसे वो उसे अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेना चाहती हो। जब जैक्स को लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी, तभी वो आखिरकार पीछे हटी। उसकी आंखें चमक रही थी।